डिजिटल फार्म एपिसोड टूर न्यूज़ 45 में जब अर्वेल ने अपना उपन्यास पहली बार प्रकाशित किया था, तब उन्होंने हमें अधिनायकवाद, चालाकी और भाषा को तोड़ मरोड़ कर पूरे समाज पर नियंत्रण करने के तरीके के बारे में आगाह किया था। जानवरों द्वारा एक किसान को उखाड़ फेंकने और फिर नए मालिकों के अधीन होने की उनकी कहानी एक शाश्वत सबक बनी हुई है। लेकिन आज हम एक नए प्रकार के खेत का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहां हल की जगह पिक्सल ने ले ली है, जहां जानवर सिर्फ मिट्टी नहीं जोतते, वे स्क्रॉल करते हैं, पोस्ट करते हैं, खाते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। ये डिजिटल फार्म की दुनिया है। इस फार्म के केंद्र में है फीड, सूचना, मनोरंजन, मनोरंजन और नियंत्रण का एक जगमगाता स्रोत। जानवरों का मानना है कि ये उन्हें जोड़ता है, उन्हें जानकारी देता है और यहाँ तक कि उन्हें आज़ाद भी करता है। लेकिन जैसा कि आप आगे के एपिसोड्स में जल्द ही सुनेंगे, फीड तटस्थ नहीं है। इसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे केवल एल्गोरिदम कहा जाता है। और एल्गोरिदम ही तय करता है कि किसे सुना जाए, किसे चुप कराया जाए और सच का क्या मतलब है। नेपस्टर जैसे पात्र, महत्वाकांक्षी सुअर, सत्य को परिभाषित करने वाला कोआ और इको, भेड़ जो भी उसे बताया जाता है उसे दोहराती है। ये दर्शाते हैं कि जब सुविधा स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान हो जाती है तो स्वतंत्रता कितनी नाजुक हो सकती है। कहानी एनिमल फार्म पर लौटती है, जिसका नाम अब डिजिटल फार्म रखा गया है, जो एक फैला हुआ हाइपर कनेक्टेड यूटोपिया है, जहां जानवर अब खेतों में काम नहीं करते हैं बल्कि अपना दिन ऑनलाइन बिताते हैं। द फीड के माध्यम से पोस्टिंग, स्क्रॉलिंग, लाइक और शेयरिंग करते हैं, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसे द एल्गोरिदम नामक एक रहस्यमय इकाई द्वारा चलाया जाता है। एल्गोरिदम अब ये तय करते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या मानते हैं और यहाँ तक कि हम कैसे याद रखते हैं। सोशल मीडिया जुड़ाव का वादा तो करता है, लेकिन अक्सर विभाजन भी पैदा करता है। और आज़ादी, जो सबसे अनमोल फसल है, सुख सुविधा के बदले चुपचाप, स्वेच्छा से त्याग दिए जाने का खतरा है। इस पॉडकास्ट के प्रत्येक एपिसोड में मैं आपको डिजिटल फार्म के एक अध्याय के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा, रूपक को खोलूंगा और इसे उन वास्तविक मिलूंगा जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। सेंसरशिप, निगरानी, मीडिया नियंत्रण और डिजिटल युग में स्वतंत्रता का क्षरण। मुझे आशा है कि इस यात्रा के अंत तक आप ये देख सकेंगे कि साहित्य किस प्रकार जीवन को प्रतिबिंबित कर सकता है और किस प्रकार कहानियां हमें उस समय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार कर सकती हैं, जब यह सबसे अधिक खतरे में है। मुख्य पात्रों: नैपस्टर, नेपोलियन का एक तकनीक प्रेमी सुअर वंशज, ओ इंक बुक, जिसे बाद में द फीड में विलय कर दिया गया, मंच का संस्थापक। खुली अभिव्यक्ति का समर्थन करने का दावा करता है, लेकिन कथानक को नियंत्रित करने में लगा रहता है। बाइट, एक चालाक कौवा जो फैक्ट फ्लॉक के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो एक वास्तविक समय गलत सूचना पुलिस सेवा है। प्रतिध्वनि, एक मृदुभाषी भेड़ जो प्रचलित नारे दोहराने के लिए प्रोग्राम की गई है। उदाहरण के लिए, असहमति होना विश्वासघात है। हिमपात का एक टुकड़ा, एक बकरी जो प्रतिबंधित शब्दों और छाया प्रतिबंधों के बारे में सवाल पूछने की हिम्मत करती है, उसे सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया जाता है। शांत प्रतिस्थापन, मशीनों का उदय। डिजिटल फार्म के शुरुआती दिनों में जानवर अपने नए डिजिटल परिदृश्य के रोमांच में डूबे हुए थे। शारीरिक श्रम की कठिनाइयों से मुक्त होकर वे कनेक्टिविटी की तात्कालिकता से मंत्रमुग्ध हो गए। फार्म परिश्रम के स्थान से डेटा विनिमय के एक जीवंत केंद्र में बदल गया। फिर भी जैसे जैसे आज़ादी का नयापन उन पर हावी होता गया, एक और भी कपटी परिवर्तन ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। मशीनें, जो कभी सिर्फ उपकरण हुआ करती थीं, अब अप्रत्याशित प्रभुत्व की स्थिति में पहुंच रही थीं। जैसे जैसे चालाक कौआ, बाइट, खेत में इधर उधर घूम रहा था, चुनिंदा समाचारों के अंश और तथ्य जांच संबंधी अपडेट दे रहा था, जानवरों को इस सूक्ष्म बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके ऑनलाइन कामों में मदद के लिए जो मशीनरी शुरू की गई थी, उसने धीरे धीरे ज्यादा आधिकारिक भूमिका ग्रहण कर ली। संचार को सरल बनाने के लिए डिजाइन किए गए सरल एल्गोरिदम अब जटिल प्रणालियों में बदल गए हैं, जिनमें विमर्श को आकार देने और आख्यानों को नियंत्रित करने की शक्ति है। जानवर इन मशीनों द्वारा दी गई कार्यकुशलता पर आश्चर्यचकित थे तथा उन पर बढ़ती निर्भरता की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। डिजिटल फार्म के केंद्र में सर्वर एक निरंतर लय में गुनगुनाते रहते थे।
अनगिनत इंटरैक्शन की ऊर्जा से स्पंदित। हर लाइक, हर टिप्पणी, हर पोस्ट एक अदम्य मशीन में डाली जाती थी जो आश्चर्यजनक गति से डेटा प्रोसेस करती थी। एल्गोरिदम, एक अदृश्य कठपुतली संचालक, इस डेटा का हेरफेर करके ऐसे अनुभव तैयार करता जो हर जानवर की पसंद के अनुरूप लगते थे। तुम्हें ये पसंद आएगा। यह फुसफुसाता था और उनकी इच्छाओं और विश्वासों के अनुरूप अनुकूलित सामग्री प्रस्तुत करता था। फिर भी इस आकर्षक सतह के नीचे एक भयावह मोड़ छिपा था। मशीनें ज़रूरतों, इच्छाओं और आशंकाओं का अनुमान लगाना सीख रही थीं और अनुरूपता के संरक्षक के रूप में विकसित हो रही थीं। तब फीड के उदय के साथ जानवरों ने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी और मशीनों को अपनी पसंद तय करने की इजाज़त दे दी। कभी खेत की जीवंत आवाज़ें फीकी पड़ने लगीं, उनकी जगह स्वचालित प्रतिक्रियाओं का एक समूह आ गया। वे पूछते, आज क्या चलन में है? और उनकी जिज्ञासाएं उन्हें सीधे एल्गोरिथम द्वारा बुनी गई सूचनाओं के उस भंवर में ले जातीं। मशीनें सत्य की निर्णायक बन गई और वास्तविकता का एक सुव्यवस्थित संस्करण प्रस्तुत करने लगीं, जिससे असहमति अप्रासंगिक हो गई। इस नए बुने हुए समाज के मूल ढांचे को चुनौती देने की तुलना में प्रवाह के साथ चलना, रची गई कहानी को स्वीकार करना ज्यादा आसान था। तकनीक प्रेमी सुअर नेपस्टर मशीनों को फलते फूलते और अपने शासन की शक्ति को बढ़ाते हुए खुशी से देखता रहा। उसने ये सुनिश्चित किया कि एल्गोरिदम उसके नेतृत्व का जश्न मनाए और असहमति की किसी भी फुसफुसाहट को दबा दें। शासन, नैतिकता और व्यक्तिगत अधिकारों पर कभी जीवंत चर्चाएं अब केवल हैशटैग और ट्रेंडिंग विषयों तक सीमित रह गई, जिनमें गहराई और सूक्ष्मता का अभाव था। मशीनों ने ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल कर ली थी, जिससे जानवरों की नज़रें उस रेंगते हुए अधिनायकवाद से हट गई जो उन्हें घेरे हुए था। अपनी आज़ादी के सवालों के बजाय जानवर मीम्स और वायरल कंटेंट पर अंतहीन बहस में उलझे रहे। मनोरंजन की बाढ़ ने उनकी आलोचनात्मक क्षमता को कुंद कर दिया। जैसे जैसे मशीनें नए पर्यवेक्षक बनती गई, कुछ जानवरों ने डिजिटल परिदृश्य में अपनी भूमिका के क्षरण को महसूस करना शुरू कर दिया। बैल, जो कभी खेत जोतते थे, उनकी जगह स्वायत्त ड्रोन ने ले ली, जो आभासी जमीन को ज्यादा कुशलता से जोत सकते थे। मजबूत और स्वाभिमानी घोड़ों ने देखा कि उनकी मेहनत उन एल्गोरिदम के आगे फीकी पड़ गई, जो फसल की पैदावार और डेटा फार्मिंग के लिए इष्टतम परिस्थितियों का विश्लेषण करते थे। यहाँ तक कि कुत्ते, जिन्हें कभी वफादार रक्षक माना जाता था, अब डिजिटल दुनिया की निगरानी के लिए छोड़ दिए गए थे। उनकी सहज प्रवृत्ति की जगह कोड और गणना ने ले ली थी। विडंबना साफ थी, जो कभी खेत के रखवाले हुआ करते थे, वे अब उस व्यवस्था में सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे, जिसमें अब उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। प्रश्न करने वाले बकरे स्नोफ्लेक ने मशीनों को काम करते हुए देखकर इस परिवर्तन का भार महसूस किया। क्या अब हमारी जरूरत नहीं रही? उसने अपने दोस्तों से जोर से पूछा, सतह के नीचे उबलती बेचैनी को महसूस करते हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासाओं का जवाब खामोशी से मिला। बाकी लोग भी उन एल्गोरिदम से मंत्रमुग्ध थे जो उनके विचारों को निर्देशित कर रहे थे। मशीनें सिर्फ प्रतिस्थापन से कहीं ज्यादा थीं। वे अपने समाज का ताना बाना बन रही थीं, ये तय कर रही थीं कि क्या जायज़ है और क्या नहीं। ये एक शांत अतिक्रमण था जिसे जानवर लगातार कमज़ोर महसूस कर रहे थे। खेत की परछाइयों में महत्वाकांक्षी चूहा हैशटैग बेचैन कर देने वाली हकीकत को समझने लगा। जहां बाकी लोग अपनी डिजिटल जिंदगी की सहजता का आनंद ले रहे थे, वहीं उसे बीते ज़माने की याद आ रही थी। एक ऐसा ज़माना जब उनकी आवाज़ का महत्व था। एक ऐसा ज़माना जब असहमति कोई गंदा शब्द नहीं थी। वह खलिहान की गहराइयों में गया, जहां पुराने ज़माने के भूले बिसरे अवशेष धूल धूसरित और उपेक्षित पड़े थे। उनके पुराने जीवन के अवशेषों के बीच उसे पुरानी मशीनें, एक अलग ज़माने के औजार मिले, जिन्हें नई आकर्षक तकनीकों के लिए त्याग दिया गया था। यहीं खेत के शांत कोनों में उसे मशीनों के उदय के दायरे को समझना शुरू हुआ। हैशटैग ने कुछ और भी बड़ी संभावना देखी। स्वायत्तता की पुनर्प्राप्ति, स्वचालन के बोझ से दबी आवाज़ों में फिर से जान फूंकने का एक अवसर। लेकिन उसने इसमें शामिल जोखिमों को भी पहचाना। मशीनें अपने विशाल नेटवर्क और निगरानी क्षमताओं के साथ केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं थीं, वे विचारों की सीमाओं की रखवाली करने वाले सतर्क प्रहरी थे। स्नोफ्लेक जैसे असहमत लोगों को पहले ही चिह्नित किया जा चुका था। उनकी पूछताछ को सुरक्षा के खिलाफ धमकियों में बदल दिया गया था।
वह मशीनों का गुस्सा भड़काए बिना उन्हें कैसे चुनौती दे सकता था? इन सवालों पर विचार करते हुए हैशटैग का दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। मशीनें भले ही शक्तिशाली हो गई हों, लेकिन वे अचूक नहीं थीं। वे उसी समाज की उपज थीं जिसने उन्हें बनाया था। पूर्वाग्रहों और सीमाओं के साथ प्रोग्राम की गई थीं, जिनका फायदा उठाया जा सकता था। उसने फीड द्वारा एकत्रित विशाल डेटा भंडार का अन्वेषण करना शुरू किया, सिस्टम में उन दरारों की तलाश में जिन्हें खोला जा सकता था। अगर वह एल्गोरिथम नियंत्रण की परतों के नीचे दबे सच को उजागर कर पाता, तो शायद वह दूसरों को यथास्थिति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर पाता। इस बीच दूसरे जानवर दक्षता और सुविधा के लुभावने वादों के बहकावे में आकर आत्मसंतुष्टि की गर्त में डूबते जा रहे थे। मशीनें उनके जीवन में सहज रूप से घुल मिल गई थीं, और उनके डिजिटल दायरे से परे जीवन की कल्पना उन्हें लगातार दूर होती जा रही थी। डिजिटल फार्म का कभी जीवंत समुदाय लुप्त होता जा रहा था। एक नई व्यवस्था के उदय से ग्रहणग्रस्त हो रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जिसने व्यक्तित्व की बजाय अनुरूपता को, एजेंसी की बजाय स्वचालन को प्राथमिकता दी। जैसे जैसे मशीनों ने खेत पर अपनी पकड़ मजबूत की, जानवर प्रगति के भ्रम में मग्न हो गए, उन शांत प्रतिस्थापनों से बेखबर जो उनकी जगह ले चुके थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सतह के नीचे एक तूफान आ रहा है जो उनके डिजिटल आदर्शलोक की नींव को ही चुनौती देगा। खलिहान की गहराई में हैशटैग सुप्त आवाज़ों को जगाने, मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच खोई हुई कहानी को पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था। शांत प्रतिस्थापन उठ खड़े हुए थे, लेकिन प्रतिरोध की भावना हिलोरें मार रही थी, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह मुक्त हो सके। सहायक स्वामी बन जाते हैं। जैसे ही डिजिटल फार्म पर सूरज डूबा, स्क्रीनों और उपकरणों के विशाल नेटवर्क से एक गर्म चमक छनकर आई जो झिलमिला उठी। जानवर डेटा और सूचनाओं की अंतहीन धारा पर निर्भर हो गए थे, लेकिन उनके डिजिटल स्वप्नलोक की सतह के नीचे एक और भी गहरा बदलाव हो रहा था। जो मशीनें कभी उनकी मददगार हुआ करती थीं, वे अब उनकी मालिक बनती जा रही थीं, और सहायता और अधिकार के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही थी। द फीड के शुरुआती दिनों में जानवरों ने तकनीक के आगमन का खुले खुरों से स्वागत किया। वे उन नवाचारों को अपनाने के लिए उत्सुक थे जो उनके जीवन को आसान बनाने का वादा करते थे। स्वचालित अनाज वितरकों से लेकर फसल की सेहत पर नजर रखने वाले ड्रोन तक, इन मशीनों को खेती का भविष्य, एक उज्ज्वल नया युग बताया गया जहां कड़ी मेहनत अतीत की बात हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, यह स्पष्ट होता गया कि अधिक कुशल जीवन के वादे बस वादे ही थे, अक्सर अधूरे और अक्सर भ्रामक। नेतृत्व की बागडोर संभालने वाले सुअर निपस्टर तकनीक की क्षमता से विशेष रूप से मोहित थे। वह अक्सर दावा करते थे कि मशीनें केवल उपकरण हैं, उनकी अपनी इच्छा का विस्तार। किसी उपकरण का इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है, वह अपनी आवाज़ में आकर्षण भरकर कहते थे, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम उनका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि उपकरण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगे हैं। एक दोपहर हमेशा चालाक रहने वाले कौवे बाइट ने निगरानी क्षमताओं में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने के लिए फार्म के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। उसने कांव कांव करके कहा, हमारे नए डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से हम हर गतिविधि, हर बातचीत पर नज़र रख सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन संलग्न है और कौन विध्वंसक। यही व्यवस्था बनाए रखने की कुंजी है। अन्य नेताओं ने उत्साह से सिर हिलाया, इस शक्ति से मिलने वाले नियंत्रण के आकर्षण में डूबे हुए। लेकिन जब नेता उत्साह में अपने पंख और खुर आपस में रगड़ रहे थे, तब आम जानवरों को अपने पैरों के नीचे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जो मशीनें कभी प्रगति की प्रतीक हुआ करती थीं, अब उनके जीवन के ताने बाने में गहराई से समा गई थीं, उनकी दिनचर्या तय कर रही थीं और उनके व्यवहार को सूक्ष्मता से बदल रही थीं। जो काम कभी जानवरों के बीच बांटे जाते थे, वे अब उन उपकरणों के हाथों में सिमट गए थे जो निर्मम दक्षता से काम करते थे। उदाहरण के लिए स्वचालित अनाज वितरकों को ही लीजिए। शुरुआत में इनसे भोजन का वितरण अधिक समान रूप से होता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि प्रत्येक पशु को उसका उचित हिस्सा मिले। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, वितरकों में खराबी आने लगी। अक्सर अनाज असमान रूप से वितरित होता था,
जिससे उन पशुओं को फ़ायदा होता था जो पहले से ही पर्याप्त मात्रा में भोजन कर रहे थे, जबकि कमज़ोर और असुरक्षित पशुओं को कुछ नहीं मिलता था। इस असंतुलन को दूर करने के बजाय सुअरों ने इसके लिए एल्गोरिदमिक त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि ये केवल आंकड़ों की विसंगतियों का नतीजा है। पशु एक दूसरे के साथ बांटना और उनकी देखभाल करना भूलने लगे और ठंडी, गणना करने वाली मशीनों पर निर्भरता ने उनकी सहज प्रवृत्ति को कुंद कर दिया। इस बीच आसमान में गश्त करने वाले ड्रोन लगातार मौजूद रहने लगे थे। शुरुआत में इन्हें फसलों की सेहत पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जल्द ही इनका उद्देश्य बदल गया। हमेशा सतर्क रहने वाले एल्गोरिदम ने इन्हें जानवरों के व्यवहार पर रिपोर्ट करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया था। ये ड्रोन इस बात का डेटा इकट्ठा करते थे कि कौन असहमत विचारों के साथ ज़्यादा बातचीत करता है और कौन ऐसी पोस्ट्स पर ज़्यादा देर तक रुकता है जो यथास्थिति पर सवाल उठाती हैं। ड्रोन भयावह प्रहरी की तरह ऊपर से गुजरते थे, ये याद दिलाते हुए कि विचार की आज़ादी अब एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसे बहुत कम लोग पा सकते हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जानवरों को अपने नए मालिकों द्वारा लगाई गई पाबंदियों का एहसास पड़ता गया। वे छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होते और अपने पीछे आने वाले ड्रोनों, उनकी भूख का मजाक उड़ाने वाले अनाज के डिब्बों और बाइट के रहस्यमयी फैक्ट फ्लॉक के बारे में फुसफुसाते रहते। लेकिन जैसे जैसे चर्चाएं गहरी होती गई, उनके दिलों में डर घर करता गया। ये स्पष्ट हो गया कि सवाल पूछना खतरनाक है, कि खुलकर बोलने पर उन्हें दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति करार दिया जा सकता है। और इस तरह फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं और उनकी जगह सन्नाटा छा गया। विरोध करने वालों में स्नोफ्लिक भी शामिल थी, वो बकरी जो हमेशा से ही अपनी भलाई के लिए कुछ ज़्यादा ही जिज्ञासु रही थी। उसने डिजिटल फार्म में आए बदलावों को चुनौती देना शुरू कर दिया, नेतृत्व के फैसलों और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम पर सवाल उठाए। एक दिन उसने पूछा, हम मशीनों को अपनी कीमत क्यों तय करने दें? उसकी आवाज़ में बुदबुदाहट की आवाज़ नहीं थी। क्या हमें ही तय नहीं करना चाहिए कि क्या उचित है, क्या सच है? उसके सवालों का जवाब घबराहट भरी नज़रों से मिला, लेकिन हैशटैग उस युवा चूहे के दिल में उनकी गूंज थी जिसने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां जानवर सचमुच बराबर हो सकें। उसने स्नोफ्लेक की बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही उस डर का बोझ भी महसूस किया जिसने दूसरों को दबा रखा था। क्या होगा अगर हम सिर्फ डेटा के उपभोक्ता न रहें? उसने सुझाव दिया। उसकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी जल रही थी। क्या होगा अगर हम अपनी आवाज़ वापस पा सकें? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय बाइट का प्रभाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया। वह गलत सूचनाओं का उस्ताद बन गया था, एक कठपुतली जो जनता की धारणाओं को अपने नियंत्रण में रखता था। जानवर स्नोफ्लेक को एक बहादुर चुनौती देने वाले के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरा, एक खतरनाक आवाज़ के रूप में देखने लगे जो उन्हें अराजकता की ओर ले जा सकती थी। विद्रोह की फुसफुसाहटें पृष्ठभूमि में चली गई क्योंकि बाइट की प्रचार मशीन असहमति को दबाने के लिए नारे गढ़ने लगी। अनुरूपता में सुरक्षा, चारा के प्रति वफादारी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, जो मशीनें कभी मददगार हुआ करती थीं, वे एक सर्वव्यापी शक्ति बन गई और जानवरों के जीवन को ऐसे ढंग से ढालने लगीं जिसे वे अब समझ नहीं सकते थे। निर्भरता का आराम अब निर्भरता की असुविधा में बदल गया था। मशीनें उनके कार्यों पर नज़र रखती थीं, उनके चुनाव तय करती थीं और अंततः उनकी पहचान को नया रूप देती थीं। परछाई में हैशटैग एक अलग भविष्य के सपने संजोता रहा। उसने असहमत विचारों और कल्पनाओं के टुकड़े, अतीत से जान के कुछ अंश जो बहुत पहले भुला दिए गए थे, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसे समय की कल्पना की जब जानवर अपनी स्थिति की वास्तविकताओं से अवगत होंगे और उन्हीं मशीनों से अपनी स्वतंत्रता वापस पा लेंगे जिन्होंने उन्हें आज़ाद करने का वादा किया था। लेकिन जब भी उसने अपने विचार साझा करने की कोशिश की, वे आकाश में विलीन हो गए, उस एल्गोरिथम द्वारा मिटा दिए गए जो डिजिटल फार्म का सच्चा स्वामी बन गया था। कभी जीवंत और जीवन से भरपूर जानवर अब खुद को नियंत्रण के एक जटिल जाल में फंसा पा रहे थे, जहां जिन औजारों को उन्होंने अपनाया था वही उनकी आज़ादी छीन रहे थे। और जैसे जैसे मशीनें अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थीं, ये सवाल हवा में तैर रहा था। उन शांत प्रतिस्थापनों से अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए क्या करना होगा जो उनके मालिक बन गए थे? मौन अतिक्रमण।
डिजिटल आकाश में सूरज नीचे की ओर झुका हुआ था और हर दिशा में फैले कोड के क्षेत्रों पर अपनी परछाइयां डाल रहा था। डिजिटल फार्म की दुनिया में जो कभी घास और जमीन के जीवंत मैदान थे, वे अब डेटा धाराओं के एक विशाल परिदृश्य में बदल गए थे, जिसका हर पिक्सेल सूचना की धड़कन से जीवंत था। फिर भी इस अति संयोजित स्वप्नों की जगमगाती सतह के नीचे एक और भी भयावह परिवर्तन चल रहा था। एजेंसी, स्वायत्तता और पहचान का धीमा और मौन अतिक्रमण। तकनीक प्रेमी और स्वयंभू पशु मुक्तिदाता निपस्टर ने एक बार एक डिजिटल समाज के वादे का समर्थन किया था, जहां हर आवाज मायने रखती थी। अब हम सब कंटेंट क्रिएटर हैं। वह वर्चुअल खलिहान के अंदर आयोजित भव्य सभाओं में घोषणा करते थे, जहां कृषि जीवन की होलोग्राफिक छवियां सभी के देखने के लिए चिलमिलाती थीं। जानवर खुशी से झूम उठते थे, इस विचार से रोमांचित होते थे कि वे अपनी कहानियों को आकार दे सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और ऐसे तरीकों से बातचीत कर सकते हैं जो कभी अकल्पनीय लगते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भागीदारी का वह उज्ज्वल आकर्षण फीका पड़ता गया और सतह के नीचे छिपी एक गहरी सच्चाई सामने आती गई। तदफीर के शुरुआती दिनों में जानवरों ने रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की लहर का अनुभव किया। बाइट नामक कौवे की चतुर चुटकुलों से लेकर इको नामक भेड़ की मनमोहक हरकतों तक, मंच जीवन से गुलजार था। हर जानवर के पास एक माध्यम था, एक जगह जहां उन्हें लगता था कि उनकी बात सुनी जा सकती है। हालांकि जैसे जैसे शुरुआती नवीनता का दौर खत्म होता गया, यह स्पष्ट होता गया कि सच्ची अभिव्यक्ति इतनी स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि इसे एल्गोरिथम के अदृश्य हाथों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। एल्गोरिथम एक सर्वव्यापी इकाई अंतःक्रियाओं पर नजर रखता था, व्यवहारों का विश्लेषण करता था और यह तय करता था कि कौन सी सामग्री फलेगी, फूलेगी या लड़खड़ाएगी। यह एक डिजिटल चरवाहा था जो झुंड को एक मजबूत लेकिन अदृश्य पकड़ से राह दिखा रहा था। जानवरों ने जल्दी ही सीख लिया कि कुछ विषय, चित्र या वाक्यांश उन्हें तेजी से पतन की ओर ले जा सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण कर्ता और विघटनकारी प्रभाव का नाम एक ऐसा लेबल था जो किसी भी जानवर को आसानी से एक डिजिटल नरक में पहुंचा सकता था, जहां उनकी आवाजें बिना किसी निशान के आकाश में विलीन हो जाती थीं। बाइट अपनी बारीक बारीकियों पर पैनी नज़र रखते हुए द फीड पर चल रहे आख्यानों पर नज़र रखने का काम सौंपा गया था। उनकी टीम फैक्ट फ्लॉक गलत सूचनाओं को पहचानने के लिए प्रशिक्षित जानवरों से बनी थी, लेकिन गलत सूचना और असहमति के बीच की रेखाएं भयावह रूप से धुंधली हो गई थीं। जब भी कोई पोस्ट द एल्गोरिथम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती या पुराने तरीकों पर लौटने का आह्वान करती, बाइट का झुंड असहमति जताने वालों पर झपट पड़ता। सुरक्षा और संरक्षा की भाषा उनके कार्यों का औचित्य बन गई और जल्द ही जानवरों ने आत्म सेंसर करना सीख लिया और असंतोष की पहली झलक भी उनके मुंह से निकलने से पहले ही खुद को चुप करा लिया। जिज्ञासु बकरी स्नोफ्लेक लंबे समय से बढ़ते भय के माहौल से परेशान थी। वह अक्सर सोचता था कि कुछ शब्द वर्जित क्यों हो गए हैं और आज़ादी पर चर्चा को अब अतिवाद क्यों कहा जाने लगा है। वाह, लेकिन हम आज़ादी के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? उसने एक बार द फीड के शांत कोनों में पूछा था, जहां उसे अपने जैसे लोगों से मिलने की उम्मीद थी। फिर भी हर बार जब वह अपनी आवाज़ ऊंची करता, तो इको के दोहराए गए वाक्यांशों का एक समूह उसे जवाब देता। सेंसरशिप ही सुरक्षा है, जो उसके सवालों को अनुरूपता की एकरसता में डुबो देते। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और फिर महीनों में बदलते गए, जानवर अपनी नई हकीकत के और भी ज़्यादा आदी होते गए। जो कभी जोरदार बहसें होती थीं, वे अब स्वीकृत नारों के खोखले आदान प्रदान में बदल गईं। संवाद की कभी प्रिय अवधारणा एक खोखले प्रतिध्वनि कक्ष में बदल गई। लाइक की अवधारणा सहमति की अभिव्यक्ति से बदलकर सिर्फ अनुपालन में बदल गई। जानवरों के लिए बिना खुद सोचे समझे एल्गोरिथम के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का एक तरीका। वह कभी जीवंत खलिहान जहां जानवर विचारों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे, अब भयावह रूप से खामोश था। हर कोना अनुपालन की धीमी गुनगुनाहट से भरा हुआ था। अतीत की हंसी मजाक अनुपालन की फुसफुसाहट में बदल गई और विचारों और मतों का जीवंत ताना बाना चुनिंदा सामग्री की एक रंगी धारा में सिमट गया। जानवर सिर्फ खामोश नहीं थे, उन्होंने अपनी आवाज़ों की जगह सामूहिक की कृत्रिम प्रतिध्वनि को अपनाना शुरू कर दिया था। और फिर भी इस खामोशी की छाया में असहमति की छोटी छोटी लहरें उठने लगीं। विकेंद्रीकरण के सपने देखने वाले युवा चूहे
हैशटैग ने खामोशी के बोझ को अपने ऊपर महसूस किया। वह इस सब की बेतुकी बात समझ सकता था। जिस तरह जानवरों ने सुरक्षा के झूठे एहसास के लिए अपनी निजा को तिलांजलि दे दी थी। अगर हम खुद नहीं हो सकते तो पसंद किए जाने का क्या मतलब है? वह अक्सर अपने आप से सोचता था, कीबोर्ड पर उन विचारों को व्यक्त करने के लिए टैप करता था जो कभी भी फीड पर प्रकाश नहीं देख पाएंगे। अपनी एजेंसी वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, हैशटैग ने डिजिटल फार्म के विस्मित कोनों की खोज शुरू की। अतीत के उन अवशेषों की तलाश में जो डिजिटल आकाश में खो गए थे। उसकी यात्रा उसे पुराने खलिहान तक ले गई, जो किसी जमाने का अवशेष था, जहां उसे फर्श के तख्तों के नीचे दबा एक छिपा हुआ सर्वर मिला। यहीं उसे उन जानवरों के मूल संदेशों का खजाना मिला, जो अपने विचारों और अभिव्यक्तियों के लिए लंबे समय से प्रतिबंधित थे। आज़ादी, असहमति और गलत होने के अधिकार के बारे में शब्द सर्किटों में गूंज रहे थे, जिससे उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन जैसे ही उसने ये संदेश साझा करने की कोशिश की, एक भयावह सच्चाई सामने आ गई। उसके पोस्ट तुरंत हटा दिए गए और एल्गोरिदम की हमेशा चौकस निगाहों ने उसे विदेशी हस्तक्षेप करार दे दिया। हताशा ने उसे जकड़ लिया जब उसने देखा कि उसका अकाउंट डिजिटल गुमनामी की गहराइयों में डूब रहा है और उसका सार एक ऐसी व्यवस्था में जो नियंत्रण पर फलती फूलती है, एक साधारण आंकड़े में सिमट गया है। अजात से डरने के आदि दूसरे जानवरों ने उसे प्रतिबंधित करने के लिए वोट दिया, ये मानते हुए कि यह व्यापक हित में है। द फीड के शांत कोनों में जानवर बढ़ते असंतोष के ज्वार से बेखबर रहे। उन्होंने अपनी आवाज़ को सुरक्षा के भ्रम में और अपनी स्वायत्तता को अनुरूपता के आराम में बदल दिया था। मौन अतिक्रमण पूरा हो चुका था। वे क्यूरेटेड सामग्री के निष्क्रिय उपभोक्ता बन गए थे, उस व्यवस्था की सनक के आज्ञाकारी जिसने उन्हें आज़ादी का वादा तो किया था, लेकिन सिर्फ बेड़ियां ही दीं। जैसे ही सूरज डिजिटल क्षितिज के नीचे डूबा, खेत में धुंधल का छा गया, जानवरों ने एक नए मंत्र के साथ अपना दिन शुरू किया, एक साथ जपते हुए, स्वतंत्रता भ्रम है, व्यवस्था निष्ठा है, विचार जोखिम है। ये शब्द खोखली गूंज रहे थे, खोई हुई हर चीज की याद दिला रहे थे। कहीं अंधेरे में हैशटैग ने एक विकेंद्रीकृत रिले नेटवर्क पर एक आखिरी संदेश टाइप किया, खामोशी से घिरी दुनिया में विद्रोह की एक झलक। यदि आपको इस कार्य में अर्थ मिलता है तो मैं आपको अमेज़न पर डिजिटल फार्म पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ और मेरे साथ मिलकर कुछ और भी बड़ा बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ग्लोबल सॉवरेन यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व भर में मुफ्त शिक्षा के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संस्था है। हम सब मिलकर एक एक आवाज़ के साथ सभ्यता का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। डिजिटल फार्म पॉडकास्ट के इस परिचय में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। तब तक सतर्क रहें, विचारशील रहें और याद रखें, स्वतंत्रता वह फसल है जिसके लिए लड़ना उचित है।